वेलकम फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे नेपाल की। एक ऐसा देश जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शांत माहौल के लिए जाना जाता है, लेकिन हाल ही में इस शांति के पीछे सिमरिंग फ्रस्ट्रेशन और रेज की एक लहर देखने को मिली। और इस लहर की शुरुआत एक बहुत ही छोटी और दर्दनाक घटना से हुई। एक ऐसी घटना जिसने दशकों से जमा हो रहे गुस्से को एक चिंगारी दे दी। 6 सितंबर को सुबह के 7:15 पर नेपाल की सरकार ने 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बैन लगा दिया था। इसी दिन ललितपुर में हरिसिद्धि सेकेंडरी स्कूल के बाहर कोशी प्रांत के मंत्री राम बहादुर मगर की सरकारी जीप ने 11 साल की उषा मगर सुनवार को टक्कर मार दी। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखा कि मंत्री की गाड़ी उसे टक्कर मारकर फरार हो गई। उषा बच गई, लेकिन उसे गंभीर चोटें आईं। इस घटना के बाद जो कुछ हुआ उसने पूरे देश को हिला दिया। एक मंत्री की गाड़ी ने एक मासूम बच्ची को सड़क पर छोड़ दिया और इस दृश्य ने लोगों के दिलों में एंगर भर दिया। जो एक साधारण सड़क दुर्घटना हो सकती थी, वह जल्दी ही लोगों के अंदर जमा हो रही नाराजगी का सिंबल बन गई। एक ऐसा सिंबल जिसने दशकों से चल रही समस्याओं को सबके सामने ला दिया। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने इस घटना को नॉर्मल एक्सीडेंट कहकर टाल दिया और केवल मेडिकल खर्च देने का वादा किया, लेकिन नेपाल के लोगों के लिए यह एक कैलस और एंटाइटल्ड एटीट्यूड को दिखाता था। इस पल में जो एपैथी दिखी, उसने लोगों का बचा खुचा विश्वास भी खत्म कर दिया। अगर एक मंत्री की गाड़ी एक स्कूली बच्ची को टक्कर मारती है और पीएम इसे नॉर्मल कहते हैं, तो यह हम बाकी लोगों को क्या संदेश देता है? काठमांडू के कॉलेजेस और चाय की दुकानों में गुस्सा तुरंत फैल गया। त्रिभुवन विश्वविद्यालय की 20 साल की सोशियोलॉजी छात्रा मीरा थापा बताती हैं कि उषा को सड़क पर पड़ा देखकर लोगों की बातचीत का टोन रातों रात बदल गया। उन्होंने सिर्फ एक बच्ची के दर्द को नजरअंदाज नहीं किया, उन्होंने हमें दिखाया कि हम उनके लिए मायने नहीं रखते। हम पहले से ही भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद और बेरोजगारी से नाराज थे। ये घटना उस गुस्से की चिंगारी बन गई। दरअसल यह गुस्सा कोई नया नहीं था। नेपाल के युवा दक्षिण एशिया में सबसे ज्यादा बेरोजगारी का सामना कर रहे हैं। वर्ल्ड बैंक के 2024 के आंकड़ों के अनुसार 15 से 24 साल के युवाओं में बेरोजगारी दर 20.8% है। देश में अवसरों की कमी के कारण हर साल लाखों युवा खाड़ी देशों और मलेशिया में काम करने के लिए चले जाते हैं। जो लोग देश में रुकते हैं, उन्हें बढ़ती महंगाई, रुके हुए विकास कार्यों और एक ऐसे राजनीतिक सिस्टम का सामना करना पड़ता है जो उनकी समस्याओं के प्रति बिल्कुल इंडिफरेंट दिखता है। आज नेपाल की 33.1% जीडीपी विदेशों से आने वाले पर्सनल रेमिटेंसेस पर निर्भर है। अगर हम अपने देश को बेहतर बना सकते हैं, तो हमारे युवा यहीं रुकेंगे। लोगों की शिकायतें सिर्फ एक घटना तक सीमित नहीं थी। लगातार सरकारें भ्रष्टाचार के घोटालों से घिरी रही हैं। मंत्रालयों और दूतावासों में राजनीतिक परिवारों के लोग भरे पड़े हैं। आप जहां भी देखें, नेताओं के बेटे बेटियां भतीजे ही पदों पर बैठे हैं। आम नागरिकों को क्रम्स के लिए संघर्ष करना पड़ता है। कई लोगों को लगता है कि अवसरों पर सिर्फ एक छोटे से एलीट वर्ग का कब्जा हो गया है। 24 साल की श्रीजना लिंबू, जो एक छोटा सा डिजाइन स्टूडियो चलाती हैं, कहती हैं, मेरे दोस्त इसे सॉफ्ट एग्जाइल कहते हैं। या तो आप देश छोड़ दो या यहाँ बिना डिग्निटी के जियो। हम पढ़े लिखे हैं, कनेक्टेड हैं, फिर भी हमें नजरअंदाज किया जाता है। सबसे ज्यादा आलोचना नेपो किड्स की हो रही थी। पावरफुल राजनीतिक हस्तियों के बच्चे जो सोशल मीडिया पर अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल दिखा रहे थे। ये नेपो किड्स इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर अपनी लाइफस्टाइल दिखाते हैं, लेकिन कभी नहीं बताते कि पैसा कहां से आता है। विश्लेषकों का मानना था कि ये विरोध प्रदर्शन इनेविटेबल थे। लामिछाने कहते हैं, सोशल मीडिया बैन ने दशकों से चल रहे ग्रीवेंसेस में आग में घी का काम किया। हमें लोकतंत्र की कहानियां सुनाई गईं, लेकिन हम मंत्रियों की मोनार्की में रह रहे हैं। एक सरनेम हर दरवाजा खोल सकता है। हाँ, भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद असल मुद्दे हैं, लेकिन इन्हें कानूनी और संवैधानिक तरीकों से हल किया जाना चाहिए। कल जो हुआ उसे देखकर मेरी ह्यूमैनिटी ने मुझे घर पर रुकने नहीं दिया। हमें न्याय चाहिए। दोस्तों, नेपाल में एक छोटी सी घटना ने कैसे एक बड़े आंदोलन को जन्म दिया। यह एक पावरफुल उदाहरण है कि जब लोगों का सब्र टूट जाता है, तो छोटी सी चिंगारी भी एक बड़ा विस्फोट कर सकती है। यह सिर्फ एक सड़क दुर्घटना नहीं थी, यह एक सिस्टम के खिलाफ, एपैथी और इनजस्टिस के खिलाफ एक पूरी पीढ़ी का कलेक्टिव रेज था।